अब हम शुरू करते हैं ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, एफोरिज्म नंबर 12। एज यू नो, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के इस पार्ट में हैनिमन वाइटल फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, और बात कर रहे हैं क्रिटिसिज्म ऑफ materialistic approach in treatment by other system of medicines, especially allopathy system of medicine। ठीक है, पहले हम एफोरिज्म नंबर 12 को पढ़ते हैं, फिर उसको समझते हैं। It is the morbidly affected vital energy alone that produces disease। ठीक है, हनीमन की राइटिंग्स में लैंग्वेज और वर्ड्स का जो सिलेक्शन है उस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। क्या लिखा है? इट इज द मोर्बिडली affected vital energy alone that produces diseases। केवल वाइटल एनर्जी ही है जो अकेला डिजीज प्रोड्यूस करती है। ठीक है, डिटेल बाद में करते हैं। सो दैट द मोर्बिड फिनोमिना परसेप्टिबल टू आवर सेंसेस एक्सप्रेस at the same time all the internal change, that is to say the whole morbid derangement of internal dynamics। In a word, they reveal the whole disease, consequently also implies the restoration of the integrity of the vital force and therefore the recovered health from whole organism। How the vital force causes the organism to display morbid phenomena, that is how it produces disease, it would be of no particular utility to the physician to know and will forever remain concealed from him। Only what it is necessary for him to know the disease and what is fully sufficient for enabling him to cure it has the Lord of life revealed to his senses। क्या आया इसमें? पहली बात ये आई कि ओनली वाइटल एनर्जी ही डिजीज प्रोड्यूस करती है। वाइटल फोर्स की डिरेंजमेंट ही डिजीज प्रोड्यूस करती है। अंदर शरीर में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। प्रोसेस और जो उसकी मोडस ऑपरेंडी है, अंदर क्या चला, वो हमारा कंसर्न ही नहीं है। मैंने फुटनोट में क्लियर कर दिया। मोर्बिड फिनोमिना को हम सेंस करेंगे, इंटरनल चेंजेस को हम सेंस करेंगे किसके रूप में? जो साइंस एंड सिम्टम्स डेवलप होके आए हैं डिजीज के फॉर्म में। ओके, यहां पे ये चीज भी उन्होंने लिखी है कि अगर वो जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो अल्टरेशन होने के बाद में डिफरेंट है फ्रॉम हेल्दी ह्यूमन बीइंग से, उस सिक में अगर वो चले गए हैं तो डिजीज भी चली गई है, वो रिकवर हो गया है। ये हैनिमन ने लिखा है। एलोपैथिक साइंस में क्या है, इस बात से हम आगे चलेंगे। ठीक है, उनका मतलब क्या था कि जैसे एलोपैथ डॉक्टर बोलते हैं कि अगर कहीं फ्लूइड इकट्ठा हो गया है, ब्लड का प्रेशर बढ़ गया है तो ब्लड निकाल दो, फ्लूइड को निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो। और आजकल के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो आज ESR इतना है, ब्लड प्रेशर इतना है, ये बैक्टीरिया है, ये वायरस है, ये फ्लूइड है, ये स्वेलिंग है, दिस है, दैट है, MRI में ये चेंज है, उसमें ये चेंज है। इनके पीछे नहीं जाना है। हम होम्योपैथ के लिए क्या है,
हम होम्योपैथ के लिए भी, क्योंकि हमारे लिए बड़ी मुसीबत है, एक तरफ हम डायग्नोसिस करते हैं इन सब चीज़ों से, दूसरी तरफ हमें सिम्टम्स पे भी ध्यान देना है। तो यहाँ हमने क्या करना है कि अगर रिकवरी के दौरान पेशेंट्स में साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट मिल रहे हैं, पेशेंट के अंदर वेलबींग है, पेशेंट को नेचुरल एपेटाइट है, पेशेंट सेंस ऑफ वेलबींग के साथ साथ डिजायर फॉर वर्क है, उसकी स्लीप अगर अच्छी है, तो ये अगर साइंस है ना, तो पेशेंट नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग की तरह हेल्दी ऑपरेशंस की जो तरफ चला गया है, तो मोरबिड अल्ट्रेशन उसकी जा चुकी है, हमें ऐसा मानना चाहिए। और हमें इन्वेस्टिगेशन से भटकना भी नहीं चाहिए। जैसे मैंने पिछली क्लास में शायद बोला ही था कि डेंगू या इस तरह के जो टिपिकल जो इलनेस जिसमें पर्टिकुलरली हर कुछ घंटों में प्लेटलेट्स अप डाउन ये वो सब देखने का सिस्टम बना हुआ है, यहाँ हम लोग जब ट्रीटमेंट देते हैं, डिस्पाइट डिस्पाइट बोल रहा हूँ कि फीवर इज देयर, डिस्पाइट प्लेटलेट्स आर गेटिंग डाउन, हम पेशेंट की मेडिसिन चेंज नहीं करते हैं और नेक्स्ट स्टेप के रूप में पेशेंट हमें रिकवर हुआ मिलता है। यहाँ पे जो जनरल थिंग्स हैं, पेशेंट के वाइटल्स हैं, पेशेंट की वेलबींग है, उसकी स्लीप, उसकी एपेटाइट, उसका टेस्ट, ये पेशेंट की जब ठीक हो रही है, तब हमें हमारी दवाई के ऊपर भरोसा करके पेशेंट को ये प्रिडिक्ट कर देना चाहिए, बता देना चाहिए कि यस, बाय द टुमारो योर प्लेटलेट विल इम्प्रूव। ठीक है, पेशेंट को हमें अपना कॉन्फिडेंस उसके अंदर डाल देना चाहिए, जिससे कि पेशेंट टिका रहे और उसके अटेंडेंट्स भी घबराए ना। तो हमारे लिए यहाँ ये है कि अगर पेशेंट्स के अंदर वेलबींग होना शुरू हो गई है, तो डिजीज भी जाने वाली है, हमें भी इससे ये सीख लेना चाहिए। अदरवाइज ये तो क्लियर है कि साइन सिम्टम गए तो डिजीज चली गई, उसके शुगर लेवल क्या है, उसका टीएसएच लेवल क्या है, उसके प्लेटलेट कितने हैं, उसके हीमोग्लोबिन कितना है, इस पे हमें जा करके डिस्टर्ब नहीं होना है। और ये भी निश्चित है कि नेक्स्ट स्टेप के रूप में पेशेंट के वो पैरामीटर्स जिनको वो इंपॉर्टेंट समझते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। हीमोग्लोबिन ठीक हो जाएगा, ईएसआर डाउन हो जाएगा, और बाकी जो भी कंसर्न रहा हो वो उसके ठीक हो जाते हैं। रिपोर्ट पेशेंट मेरे को कोई फोकस करता है ना कि साहब हीमोग्लोबिन है ये, तो मैं क्या करता हूँ, ये तो कलर डिस्कस होती है, कलर की गोली होती है वो दे देता हूँ। हाँ, वो भी एक तरीका है, वो भी एक तरीका है, लेकिन हम कलर टैबलेट्स वगैरह नहीं देते हैं, हम तो जो मैं बता रहा हूँ हम वही करते कोई हैं। भी एक्स्ट्रा चीज दे दो, मतलब जो कोई भी दे दो, हाँ, वो प्लेसिबो प्लेसिबो दे दो, ठीक है, हाँ लेकिन पैसे वो दे दो। ये एक तरीका है, वो आप अपने पेशेंट्स के मेंटलिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हम लोग तो यूं स्ट्रांग होके डांट देते हैं पेशेंट को, तुम्हें क्या मतलब है, कल सुबह देख लेना, ऐसा करके बोलते हैं। हमारा कुछ तरीका अलग है, आप जानते हो, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हम पेशेंट को बोल देते हैं कि आपको कल नहीं ठीक होगा तो बात करना ना, ठीक है ना। और मैं मोस्टली शुरू में इन्वेस्टिगेशन नहीं करने के लिए बोल देता हूँ कि आज आज चेक नहीं कराएंगे, कल चेक कराएंगे, ये भी है। तो जैसे ही पेशेंट को वेलबींग शुरू हो जाती है, तो फिर पेशेंट के जो अटेंडेंट्स है वो भरोसे में आ ही जाते हैं कि ठीक है, कल चेक कराना ही है, तो कल तक वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए इस एफोरिज्म में ये था। तो यहाँ हमने क्या देखा कि वाइटल फोर्स ही रूट कॉज ऑफ डिजीज है, ठीक है। और वाइटल फोर्स जो है वो विजिबल स्ट्रक्चर नहीं है, वो एनर्जी है, वो डायनामिक है, वो नॉन मटेरियल एनर्जी है, वो लाइफ फोर्स है। और ये लाइफ फोर्स ही हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनियस स्टेट पैदा करके हमें डिजीज से फ्री रखती है। और मोरबिड फिना जो भी है, मोरबिड फिनोमिना यानी कि डिजीज का जो फिनोमिना है, उसको हम साइंस और सिम्टम्स के रूप में परसीव करते हैं एक्सटर्नल चेंजेस के माध्यम से, ठीक है। तो डिजीज का कॉज भी, जब एनर्जी वाइटल फोर्स है, वाइटल फोर्स की डिरेंजमेंट से डिजीज हो रही है, तो डायनामिक कॉजेज ही होंगे डिजीज के। यहाँ ये भी हमें लर्निंग मिलती है, क्योंकि लोहे को लकड़ी से तो नहीं काटा जा सकता ना, ठीक है। तो
लोहे को काटना है तो लोहा ही चाहिए। ओके, तो यहां पे जो डिजीज फिनोमिना है ना, वो भी कहीं ना कहीं डायनामिक इन नेचर ही होगा, और उसका कॉज भी डायनामिक ही होना चाहिए। तो डायनामिक यानी कि नॉन फिजिकल कॉजेज होंगे। ठीक है, ये मयाजम होते हैं, ये मयाजम है, ये इमोशनल शॉक्स के रूप में या बहुत बड़े वाले इन्फेक्शंस के रूप में जो विजिबल नहीं है वो सामने आते हैं। ठीक है, और डिजीज हमेशा ही सिम्टम प्रोड्यूस करेगी, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं। सिम्टम नहीं है तो डिजीज ही नहीं है। आप सब इसको जरूर जानते होंगे कि डिजीज जो वर्ड है ना, वो बना किससे हुआ है? डिस प्लस ईज। जब पेशेंट को ईज डिस्टर्ब नहीं है तो डिजीज ही नहीं है। जैसे अभी डॉक्टर मीनाक्षी ने पूछा कि अगर फिंगर पे इस तरह से हार्डनिंग हो गई है लेकिन उससे पेन नहीं है, तो जब पेन नहीं है तो डिस ईज ही तो नहीं है। जब ईज ही डिस्टर्ब नहीं हुआ तो हमें मेडिसिन क्यों देनी है? क्योंकि वो डिजीज ही नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन भी बॉडी में जाकर के डायनामिक प्लेन पे ही एक्शन करेगी, क्योंकि हमारी जो मेडिसिन है वो हाईली पोटेंटाइज्ड होती हैं। इतनी हाईली पोटेंटाइज है जैसे कि हमारी वाइटल एनर्जी, उसके साथ कोरस्पॉन्ड करके ही तो वो ठीक कर पाएगी ना उसको। ठीक है, तो हमने फोकस करना है जो अंदर की डिस्टरबेंस है, वाइटल फोर्स की जो डिस्टरबेंस है उस पर, उसके मेंटल्स पे, उसके इमोशनल पे, उसके फंक्शनल लेवल पे करना है। फिजिकल पैथोलॉजी लेवल पे हमने फोकस ही नहीं करना। यहां ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये था एफोरिज्म नंबर 12।